एक्शन है कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स में। बीएफ इन्वेस्टमेंट, बीएफ यूटिलिटीज बहुत समय बाद निचले स्तरों से खरीदारी लौटी है। बीएफ यूटिलिटीज पलटा तो आज 5% चढ़ गया। बीएफ इन्वेस्टमेंट पे तो और बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं इस समय। साथ साथ मंगलम टिम्बर सभी एवरेजेस के ऊपर है ये स्टॉक। अच्छा एक्शन इस स्टॉक पे देखने को मिला। और साथ ही साथ वायसरॉय होटल्स एक और स्टॉक जहां पर आज एक्शन स्ट्रांग है। इस स्टॉक में अच्छी कमाई होती हुई नजर आ रही है। दीप इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में तेजी जो वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। 5% के आसपास की जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। और एसटीसी आज सरकारी खीमे में इसमें दमदार रिटर्न्स मिल रहे हैं। प्रदीप हॉर्चंदानी मेरे साथ से मौजूद है। प्रदीप जी नमस्कार। सर सबसे पहले तो मार्केट्स पे जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है ये और कंटिन्यू होगी या फिर आप किसी भी साइड पे ब्रेकआउट होता देखते हैं? गुड मॉर्निंग रजत। 7916 का बॉटम बनने के बाद हमने देखा है कि निफ्टी ने डेली चार्ट्स पे एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन गेन किया है। तो मेरे लिहाज से एक 8057 का सपोर्ट है वो मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि वो डेली चार्ट्स पे इमीडिएट प्रीवियस बॉटम है जो दिसंबर के बिगिनिंग में बना था। और ये अगर वायलेट होता है तो जो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी ने रिगेन की है वो वायलेट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 8057 का होल्ड लेवल जब तक होल्ड करता है तब तक एक शॉर्ट टर्म जो नज़रिया है वो थोड़ा सा बुलिश है। ऑन द हायर साइड 8230 से 8270 का रेजिस्टेंस जोन ज़रूर से है। ये रेजिस्टेंस जोन जब क्रॉस होगा तब जाके हम फ्रेश अपसाइड की बात कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग मेरे हिसाब से 8057 का एक मेजर सपोर्ट मान के चलना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन रोज बरोज हम आपको एक स्टॉक बताते हैं जो ब्रोकिंग हाउसेस रडार पर है। और सुमित मेरे सहयोगी जुड़े हैं। सुमित बताएं आज का स्टॉक कौन सा? शुक्र रजत। आज टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी को चुना गया है। सूर्यलक्ष्मी कॉटन को चुना है। चुनने की वजह पहले तो ये कंपनी यार्न डेनिम कारोबार के अंदर है और मेजर रेवेन्यूज़ इन्हीं दोनों बिजनेस से ड्राइव करती है। 29 देशों में कंपनी का कामकाज है और एक मेजर एक्सपोर्टर के तौर पे कंपनी का बिजनेस है। आप नंबर्स उठा के देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। 35% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है वाई बेसिस पे लास्ट क्वार्टर के अंदर। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे नोटिसेबल चीज़ जो इस कंपनी के साथ है वो इसकी कैश ईपीएस 37 रुपये की कैश ईपीएस है। हाल फिलहाल में जिन भी शेयरों को मैंने देखा है उनमें इतनी ज़्यादा कैश ईपीएस शायद ही किसी शेयर के पास, जितनी इस कंपनी के पास कैश ईपीएस एक अच्छी दिखाई पड़ रही है। वैल्यू वाइज भी देखें तो महज 6.5 के मल्टीपल पे शेयर अभी कामकाज कर रहे हैं। ये मौजूदा वैल्यूशन 6.5 का है और गोइंग फॉरवर्ड जो ईपीएस दी जा रही है उसके हिसाब से महज 3 से 4 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर 14 के मल्टीपल पे है। तो सेक्टर के कंपैरिजन में एक अच्छे दाम, एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी शेयर अवेलेबल है। बुक वैल्यू के बेहद करीब है। 160 रुपये की बुक वैल्यू है और रफली 134-35 रुपये के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। तो बुक वैल्यू से भी नीचे ये शेयर कामकाज करता हुआ एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है। 2 से 2.5% के आसपास डिविडेंड कंपनी लगातार पे ऑफ कर रही है और एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में कंपनी कामकाज करते हुए फर्स्ट कॉल की एक रिपोर्ट को रिफर किया जा रहा है। करीब 180 रुपये का टारगेट, यानी कि मौजूदा लेवल से करीब 50 से 60 रुपये का पोटेंशियल अपसाइड वो देख रहे हैं स्टॉक के अंदर। चलिए दिन के उच्चतम स्तर पे और रेंज ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। प्रदीप कैसा लग रहा है सूर्यलक्ष्मी कॉटन? डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है मार्केट के। ये मेल्टडाउन में भी इसने अपने जो लेवल्स थे वो लॉन्ग टर्म एवरेज को होल्ड किया था। शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से 140 के हिसाब से डेली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ज़रूर से है, पर इसको अगर ये 140 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर 165 का जो इसने टॉप बनाया था जुलाई महीने में वो इसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट होगा। पर डेफिनेटली ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसको होल्ड करना चाहिए। आपके रडार पर प्रदीप कौन से स्टॉक्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी या फिर पोजिशनल तौर पर? ठीक है, एनबीसीसी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक है इसमें मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव फॉर्मेशन बन रहा है आर्ली चार्ट्स पे। ये अगर अपने 230 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है तो 235 से 240 के टारगेट दिखा सकता है और उसके इसमें 225 के स्टॉप लॉसेस को लिया जा सकता है। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया जिसने कल के सेशन में एक नया 52 वीक हाई बनाया था, यहाँ पर मेरे हिसाब से और भी गेंस आ सकते हैं। इसको 308 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है और 330 से 335 के टारगेट पोजिशनल तौर पर आ सकता है। प्रदीप ये आज कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स में क्या किया जाए? बीएफ यूटिलिटीज, बीएफ इन्वेस्टमेंट? जी दोनों ही स्टॉक्स में एक इनिशियल सेशन में शायद कुछ न्यूज़ ड्रिवन होगा, पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देख रहे हैं जो यूजुअली एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। बीएफ यूटिलिटीज़ की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे 440 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा 34 डीएमए का, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ऑन द लोअर साइड 404 का एक सपोर्ट आएगा। बीएफ इन्वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये बेटर चार्ट लग रहा है कंपेयर टू बीएफ यूटिलिटीज़, क्योंकि ये अपने शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक 149 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस कर लेता है तो ये 170 तक अप मूव अपनी एक्सटेंड कर सकता है पोजिशनल तौर पर। यहाँ पर मेरे हिसाब से 137 के स्टॉप लॉस से मैं बाइंग एडवाइस करूँगा। चलिए, लेकिन अब बात करते हैं हमारी स्पेशल पेशकश की आज के दिन में 16 खबरें बदला भारत।
16 खबरें बदला भारत, यानी कि 16 खबरें जिनका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे हुआ है, चाहे वो डोमेस्टिक क्यूज हो या फिर इंटरनेशनल खबरें। स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला भारतीय इकोनॉमी पे और भारतीय शेयर बाजार पर। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़े हैं और इस सेगमेंट में हम सिर्फ 4 ऐसी खबरें आपको बताएंगे जिनका असर भारत पे पड़ा और उसका भारत की तस्वीर बदलती हुई नजर आई। अंचल और साथ साथ संदीप मेरे साथ मौजूद है। अंचल, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जो ट्रिगर था इस पूरे इस साल, जो सबसे बड़ा एक खबर निकल के आई, किसी को उसकी उम्मीद नहीं थी, नोटबंदी। बिल्कुल रजत, साल अंत होते होते नवंबर में नोटबंदी का ऐलान हुआ और वो साल की सबसे बड़ी खबर बन गई। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बाजार के लिए, ग्लोबल गवर्नमेंट्स के लिए भी एक बड़ा ट्रिगर बन गया। इंडिया में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन करना। देखिए 8 नवंबर देर शाम पीएम मोदी ने ऐलान किया कि आधी रात से, यानी 9 तारीख की आधी रात से हिंदुस्तान में, इंडिया में 500 और 1000 रुपए के नोट्स नहीं चलेंगे। जो 500 और 1000 रुपए का नोट था वो सिर्फ और सिर्फ या तो आप बैंक में जाके बदल सकते थे या बैंक में जमा कर सकते थे और कुछ यूटिलिटीज की पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। रही बात, ये जो मूव था ये कहीं ना कहीं एम किया गया था भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। जो फेक नोट्स चल रहे थे इंडियन मार्केट में उसको हटाने के लिए और टेररिज्म को जो सप्लाई किया जाता था मनी, उसको रोकने के लिए, और वो कहीं ना कहीं कारगर भी हुआ रहा। देखिए अगर अभी तक के आप आंकड़े देखिए, अब तक भारतीय बैंकों में करीब 12.5 लाख करोड़ की रकम जमा हो चुकी है पुराने 500 और 1000 नोट के जरिए। करीब 15.5 लाख करोड़ की रकम आने का अनुमान था और अभी भी 31 दिसंबर तक का समय है आपके पास, आप पुराने 500 और 1000 के नोट जमा कर सकते हैं। रही बात एक्सचेंज की, तो 25 नवंबर तक बैंकों ने एक्सचेंज किए थे पुराने 500 1000 के नोट और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब आपके पास एक ही एवेन्यू बचता है, अगर आप नोट चेंज करना चाहते तो आपको जमा करने होंगे अपने बैंकों में। चलिए, सब पे इम्पैक्ट पड़ा, एक आम आदमी पे भी, स्टॉक मार्केट पे भी, इंडस्ट्री पे भी। लेकिन ये जो 8 नवंबर, अंचल आपने तारीख बताई, ये 8 नवंबर एक और पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और अमेरिकन इलेक्शन, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी एक खबर निकल के आई थी। इंडियन मार्केट पे उसका असर आता हुआ नजर आया। 8 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप की जीत। संदीप, उम्मीद तो यहाँ पे ही नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे और एकदम से इंटरनेशनल मार्केट्स पे, इंटरनेशनल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ गया। बिल्कुल, इनफैक्ट 2 खबरें थी जिसके ऊपर 9 नवंबर को इंडियन मार्केट्स ने रिएक्ट किया। नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर की रात को हुआ और उसके बाद 9 नवंबर को सुबह यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके नतीजे आने शुरू हुए और जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि हिलेरी क्लिंटन जीतेंगी, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत डोनाल्ड ट्रंप ये विजेता के तौर पे सामने आए। 270 का जादुई आंकड़ा था, वो बहुमत आंकड़ा था, उसके मुकाबले इनको 306 सीटें मिली और इनफैक्ट आप देखिए एक बार की तो यूएस के मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह के ऐलान उन्होंने करे हैं कि ये टैक्स कट्स करेंगे, साथ ही साथ कुछ सेक्टर्स का डीरेगुलेशन करेंगे और एक स्टिमुलस भी आ सकता है, उस उम्मीद में उसके बाद से देखिए लगातार यूएस के मार्केट्स में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। चाहे आप डाउ देखिए, S&P 500 देखिए, नैस्डैक देखिए, तीनों इंडाइसिस में जमकर रैली देखने को मिली और तीनों इंडाइसिस ने लगातार कई दिनों तक अपने जो रिकॉर्ड हाई स्तर हैं उनको भी छुआ। लेकिन भूलिए मत कि इंडियन कंपनीज के ऊपर, आईटी कंपनीज के ऊपर और खासतौर पे इंडियन मार्केट्स के ऊपर इसका जो इंपैक्ट है वो काफी खराब देखने को मिला। अगर आप नोटबंदी या तो फिर ट्रंप की जीत के बाद का फैसला देखें तो निफ्टी में करीब 5% के आसपास की गिरावट उस दौर के बाद देखने को मिली है। आईटी शेयरों पर देखें, चूंकि ये काफी आउटसोर्सिंग को लेकर सख्त माने जाते हैं, एक ही हफ्ते में आईटी इंडेक्स अगर आप बात करें तो करीब 6% के आसपास जो नेगेटिव रिटर्न है वो देखने को मिले। लेकिन डॉलर इंडेक्स 14 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया और इसी दौरान हमने देखा 24 नवंबर को रूपी ने अपना जो रिकॉर्ड निचला स्तर है वो भी छुआ। तो उस लिहाज से देखा जाए एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है वर्ल्ड और मार्केट्स पे, करेंसीज पे सीधे तौर पे देखने को मिला। चलिए, करेंसी में डॉलर अप्रिशिएट हो गया, यूएस मार्केट्स रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई और एंटिसिपेशन बिल्कुल नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, उनकी जीत हुई। इंपैक्ट पड़ा इंडियन मार्केट्स पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी। लेकिन अंचल, भारतीय इकोनॉमी के हिसाब से और भारतीय इंडस्ट्री के हिसाब से ये जो खुल के एक विवाद सामने आ गया टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के बीच, ये बहुत बड़ी खबर थी इस साल की। बिल्कुल रजत, कॉर्पोरेट बैटल जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड वॉर में से कहूँगा, टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के बीच में जो छिड़ गई और इसका जो स्लिप ओवर इफेक्ट था सिर्फ टाटा सन्स कंपनियों पे ही नहीं देखने को मिला बल्कि नुस्ली वाडिया भी इसमें शामिल हुए, तो कई सारी लेयर्स थी। लेकिन जो पूरा मुद्दा रजत शुरू हुआ था 24 अक्टूबर 2016 के दिन ये शुरू हुआ था जब टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया और साथ साथ जो कंपनियां, एसोसिएटेड कंपनियां हैं टाटा की, उनके भी चेयरमैन पद से हटा दिया। हालांकि हाल में ही कल ही साइरस मिस्त्री ने बाकी बचे हुए जहां
बोर्ड पोजीशंस होल्ड करते थे वहां से भी रिजाइन दे दिया। लेकिन इस पूरे ही प्रोसेस में बीते 1.5 से 2 महीने के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बरदौर चल रहा है। एक तरफ शुरुआत में टाटा सन्स ने कहा कि जो फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं हित में है और उनका जो प्रदर्शन था साइरस मिस्त्री का वो खराब था। रतन टाटा ने खुलकर बोला कि उन साइरस मिस्त्री को हटाना बहुत अनिवार्य था, लेकिन साइरस मिस्त्री की तरफ से सीधा बयान आया कि इस तरह चेयरमैन को हटाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों के खिलाफ है। और कई सारी एजेंसी सेबी ने टाटा सन्स से सफाई मांगी, क्यों इस तरह से हटाया गया साइरस मिस्त्री को। एक्सचेंजेस इस पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साइरस मिस्त्री ने सरकार से भी इंटरफेयर करने की मांग की थी, हालांकि सरकार ने अभी सीधे तौर पे कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो ये मुद्दा था अक्टूबर में बेशक आया, लेकिन 2016 का कॉर्पोरेट बैटल्स में सबसे बड़ी बैटल मानी गई। चलिए, मुद्दा तो अभी भी यहाँ पर सॉल्व होता नहीं नजर आ रहा है, अब तो लीगल टसल यहाँ पर और गहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन संदीप, इंटरनेशनल मार्केट्स आप कवर कर रहे हैं, तो बड़ा इवेंट कौन सा था 2016 के लिए अगला? फेड ने दरें बढ़ाई एक बार फिर से। दिसंबर 2015 में दरें बढ़ी थी, उसके बाद एक साल बाद फिर से दिसंबर 2016 में फेड ने जो दरें हैं वो बढ़ाई। एक दशक में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 1/4% से जो ब्याज दरें वो बढ़ी हैं। आधे से 5% की जो दरें हैं वो कर दी गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो कमेंट्री थी फेड की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। सितंबर की जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 2017 में वो देखते हैं कि 2 बार फिर से जो ब्याज दरें वो बढ़ती नजर आ सकती है। लेकिन दिसंबर में जब रेट हाइक का फैसला लिया तो उसमें और भी हॉकिश स्टैंस देखने को मिला। 3 बार दरें बढ़ाने का जो गाइडेंस है वो उन्होंने दिया। उनका ये भी कहना था कि 2017 के बाद 2018 और 2019 ये ऐसे साल होंगे जिसमें 3 बार जो ब्याज दरें हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसका इंपैक्ट आप देखिए इस फैसले से पहले आना शुरू हो गया था। अगर आप विदेशी निवेशकों की चाल देखें तो नवंबर में नोटबंदी या तो फिर ट्रंप की जीत के बाद से लगातार एफआईज एफपीआईज का जो आउटफ्लो है इंडियन मार्केट से जारी है। और दिसंबर महीने में भी देखें तो करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो आउटफ्लो है इंडियन मार्केट से एफपीआईज की इसी महीने में देखने को मिल चुकी है। तो नो डाउट जो इवेंट था वो यूएस में था, लेकिन उसका जो रिपरकशंस है वो इंडियन मार्केट्स में एफपीआईज के जो आउटफ्लोज हैं उसके तौर पर देखने को मिला। और उसी का इंपैक्ट आप देखिए इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल भी रहा है। 8 नवंबर के बाद से देखिए तो निफ्टी 5% ज्यादा गिरावट इसी इवेंट के चलते देखने को मिल चुकी है निफ्टी में। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, और साथ साथ अंचल आपके बहुत शुक्रिया। तो 4 बड़े इवेंट्स जिनका इम्पैक्ट भारतीय तस्वीर बदलने में हुआ, उसमें डीमोनेटाइजेशन, टाटा ग्रुप में जो विवाद है वो, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की जीत और फेड का रेट हाइक, ये शामिल थे। लेकिन 14 खबरें और हैं जिन्होंने भारत की तस्वीर बदली है। पूरा ही दिन आपको जी बिजनेस पे बताते रहेंगे कि ऐसी कौन सी 16 खबरें हैं कुल मिलाकर जिनका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में पड़ता हुआ नजर आया।